अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूज़, होता क्या है कि ज़िंदगी में हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुश रहने की फाउंडेशन एक्चुअली में क्या है। सो खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करें, ग्रेटफुल हों। जितनी भी छोटी से छोटी खुशियाँ या ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में हैं, उन पर शुक्रगुज़ारी करें। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप हर छोटी चीज़, जैसे आप सुबह उठते हैं, आप सांस लेते हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक और दिन देखने का मौका दिया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर आप शुक्रगुज़ारी करके अपना एक पॉजिटिव माइंड सेट जो है उसको मेंटेन रख के आप खुश रह सकते हैं। सो खुश रहने के लिए सबसे पहला जो रूल है या जो स्टेप है वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल रहना है। सो इसको आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लाहौर का मौसम जानने के लिए हम अभी राब्ता करेंगे अरूज महमूद से। सो अरूज, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज मौसम? जी, तो मौसम के हवाले से आपको बताएं तो शहरी लाहौर का मौसम दिन ब दिन गर्म होता चला जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जे हरारत में इजाफा होता ही नज़र आ रहा है। आज सुबह के आगाज़ से सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, इंतहाई गर्मी और सूरज आग बरसा रहा है। मौसम जो है वो इस टाइम खुश्क और गर्म है और सूरज की किरणें इसको मज़ीद गर्म और खुश्क कर रही हैं। आज का दर्जे हरारत जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो 37 है और कम से कम 28 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासब की बात करें तो वो 50% है और जितनी ज़्यादा हवा में नमी का तनासब होता है उतनी हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। हवा की रफ्तार जो है वो 14 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से चल रही है। हवा की रफ्तार कदरे कम है जिसकी वजह से मौसम गर्म है और हब्स को भी महसूस किया जा सकता है। झुलसा देने वाली गर्मी है और शहरी से बहुत परेशान है क्योंकि इंसानी शख्सियत पर मौसम का बड़ा गहरा असर होता है और डॉक्टर्स ने भी शहरियों को तंबीह की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें और घरों से बिला ज़रूरत ना निकले और घर से निकलने की सूरत में अपने हाथ और सो देयर इज़ नो रेन प्रोडिक्शन। थैंक यू सो मच अरूज महमूद, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग फॉरवर्ड, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपको एक पफर जैकेट दिखाना चाहेंगे। लंदन की एक कंपनी है, जदीद तकाज़ों पर मुश्तमिल जदीद जो फ़ैशन ट्रेंड्स हैं उससे वाबस्ता ये कंपनी है और इन्होंने एक पफर जैकेट तैयार की है जो अभी आप लाहौर रंग की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। और इसमें एक्चुअली में इस कंपनी ने कंप्यूटर की कीबोर्ड जो होता है उस पर मबनी पफर जैकेट तैयार की है जिसकी कॉस्ट जो है वो $650 यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में $2.25 लाख के करीब बनती है। और इसमें जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं वो आपको 3D फॉर्म में ऐसे दिखाई गई हैं कि आप उनको एक्चुअली में फील कर सकते हैं। सो ये एक इनोवेशन थी, एक लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक ये जैकेट इसको तैयार किया गया जो अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अमेरिका में एक बिल्ली की दुम, इसको दुनिया की सबसे लंबी तरीन दुम करार दिया जा चुका है और इसी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर इस बिल्ली को ये भी एजाज़ हासिल हुआ है कि ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुकी है। अच्छा, अमेरिका की एक रियासत है मिशिगन, वहाँ के एक शहरी हैं, उनकी ये बिल्ली है और उनकी पेट कैट है उनका एक्चुअली में। और इससे पहले उनके पास एक बिल्ली थी बैक इन 2017, उसकी जो दुम थी वो 17.43 इंचेस के अराउंड थी और तब ये दुनिया की सबसे लंबी तरीन टेल जो थी इसको करार दिया गया था। लेकिन किसी हादसे की बिना पर वो बिल्ली जो थी वो मर गई और उसके बाद ये उसी की नस्ल की ये बिल्ली है जिसकी जो दुम है वो 16.07 इंचेस है और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बिल्ली का नाम भी जो है वो दर्ज हो चुका है। सो हमारे पास आज की ये दोनों टॉप स्टोरीज़ थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस विद यू, सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है अल्जाइमर्स पर। अल्जाइमर्स एक बीमारी या बुढ़ापे की अलामत। अल्जाइमर्स का इलाज आज तक दरियाफ्त क्यों नहीं हो सका? इससे आगे बढ़ते हुए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईफोन 15 सीरीज़ में क्या कुछ नया और ख़ास होने वाला है, ये भी आपके साथ हमने शेयर करना है। मज़ीद हम बात करेंगे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियाँ। यकम
सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर आप कहें कि इजाफे का खदशा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा आसार कदीमा ने पहली मरतबा बुद्ध मत मज़हब के आसार दरियाफ़्त किए हैं और ये आसार 2000 साल पुराने हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स भी हमने आज शो में आपके सामने रखनी है। और आखिर में प्लास्टिक से बने ब्लॉक्स जो ईंटों के मुशाबे हैं और ये ब्लॉक्स कैसे दूसरी ईंटों के नस्बत माहौल दोस्त हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। सो राइट नाउ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने बात करनी है एल्जाइमर्स पर। जब हम एल्जाइमर्स की बात करते हैं तो ये डिमेंशिया की ही एक किस्म है और एल्जाइमर्स का जो प्रॉब्लम है, ये जो डिज़ीज़ है, ये माइल्ड मेमोरी लॉस के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन फिर इसकी प्रोग्रेशन होती है। अल्टीमेटली बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप अल्जाइमर्स का शिकार हो जाते हैं, आपका मेमोरी लॉस शदीद हो जाता है, आप किसी से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी की बात को समझ नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि आज तक इसका इलाज भी दरियाफ्त नहीं हो सका। इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, बट इसका 100% ट्रीटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल। सो हम इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इस पर बात करने के लिए साइकोलॉजिस्ट वास्का महमूद इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। वास्का, सबसे पहले हाउ वुड यू डिफ़ाइन एल्जाइमर्स और हमारे ब्रेन के वो कौन से पोर्शंस हैं जो डायरेक्टली अल्जाइमर्स में इन्वॉल्व होते हैं, इस डिज़ीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और फिर इसकी प्रोग्रेशन में ऑब्वियसली उसमें उनका रोल होता है? जी ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, अभी आपने काफ़ी अच्छी उसकी समरी साथ डिस्क्राइब कर दी है अल्जाइमर्स रिलेटेड कि ये बेसिकली आपके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ होता है, मेमोरी लॉस से कनेक्टेड होता है। डिमेंशिया की ही एक टाइप है। डिमेंशिया बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें काफ़ी सारी किस्में आती हैं एंड द टॉप मोस्ट इज़ अल्जाइमर्स। मेजॉरिटी जिन पेशेंट्स को भी डिमेंशिया की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 60 to 70% केसेस उसमें प्रोग्रेस टुवर्ड्स अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स इज़ बेसिकली जो टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करती है, इवेंचुअली लीड्स टू सम फेटल कंडीशन और द पर्सन उसकी जो पूरी सोशल सेटिंग होती है, उसका अपनी पूरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ख़राब हो जाती है। जो उसकी सोचने समझने की सलाहियत होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। किसी से कोई बात करनी है, किसी को कॉल करनी थी, कुछ खाना बनाना था, कुछ मंगवाना था, किसी को पहचानना था, कोई बात, वो जो आपकी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें जो हम रूटीन में बहुत कैजुअल ले रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमें नहीं लग रही होती हैं, वही आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट करती है। और स्टार्टिंग में बेसिकली ये कुछ स्टेजेस वाइज चलती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हो जाएगा, फिर वो माइल्ड सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर थोड़े से मॉडरेट आ जाएंगे, थोड़े से सवेयर हो जाएंगे, एंड टू दी एक्सट्रीम वो इतना सवेयर हो जाएगा कि पर्सन डिप्रेशन का शिकार भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एंशियस भी रहने लग जाएगा एंड मोस्ट ऑफ ऑल सोशल विड्रॉल की तरफ आ जाएगा जब आप लोगों को ठीक से पहचान नहीं रहे हैं। और स्टार्टिंग में जब ये सिम्टम्स आने लगते हैं तो बेसिकली उस इंडिविजुअल को भी फील हो रहा होता है और जो उसके आसपास उसके लव्ड वंस, उसके फैमिली सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं, उन्हें भी फील होना शुरू हो जाता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। अब बात अगर यहाँ पर करें, अल्जाइमर्स की बात करें, सो ये स्टार्ट कब से होना शुरू होता है, कहाँ से इसका आगाज़ होता है? अच्छा, इसके कुछ हार्ड एंड फास्ट अभी तक इस तरह से आए नहीं है सिम्टम्स के हम कि अच्छा ये बेसिकली ये चीज़ है। ये रिस्क फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं। एट व्हाट एज डज इट एट व्हाट एज इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स में आपकी एजिंग प्रोसेस आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो बंदा एज कर रहा है वो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की तरफ जाएगा, लेकिन अब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 100,000 में से एवरी 4 अदर इंडिविजुअल्स वो डायग्नोज विद डिमेंशिया। And what are the reasons? कहाँ से स्टार्ट हुआ? जो आपके पास केसेस आए या जो आपने ऑब्जर्व किए, उनमें इब्तदा कहाँ से हुई और मोस्टली केसेस में पेशेंट की एज कितनी है? मोस्टली पेशेंट्स की एज अबव 40-50s पे जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी एज फैक्टर बढ़ता जाएगा, आपका रिस्क टुवर्ड्स अल्जाइमर्स और डिमेंशिया इंक्रीज़ होता जाएगा। वुड गो अप सवेयर आफ्टर 60s to 65 एंड देन 70s। स्टार्ट कहाँ से होता है? इसकी जो मेन प्रीडिस्पोजिशन है, इसका रिस्क फैक्टर, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री से आता है, आपके जेनेटिक्स से आता है, आपका एज फैक्टर आता है। ये 2-3 मेन फैक्टर्स हैं जो अभी भी पूरे तरीके से इन पर स्टडी नहीं हुई है क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स बीच में अननोन आ जाते हैं, अंडरलाइन फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सेकेंडली, मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं? आपका हेड इंजरी। समटाइम्स जैसे अब हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं डाउन सिंड्रोम जो ऑलरेडी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का शिकार हैं, एक न्यूरो कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, वो डिसऑर्डर है। बहुत सारे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स आगे उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो आगे जाके उन्हें अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। सिग्निफिकेंटली जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ आपकी हेड इंजरी हो गई है या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या समटाइम्स कुछ ऐसे आपको शॉक लगते हैं जिससे आपकी ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं।
इट ऑल डील्स विद द अच्छा, न्यूरो अगर सेल्स। एक यंग एज में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या आपकी कोई हेड इंजरी हुई और उस वक्त तो आप बिल्कुल रिकवर कर गए, इन द लेटर एज क्या तब अल्जाइमर्स ये प्रॉब्लम जो है ये सामने आना शुरू होगा? ये बहुत जल्दी सामने नहीं आएगा आपको। ये over अपेरेंट the जो year फिजिकल progress हाँ करेगा। ओवर द ईयर प्रोग्रेस करेगा। आपको अपेरेंटली जो हेड इंजरी सामने नज़र आई है, ट्रॉमा हुआ है, ब्रेन सेल्स यहाँ से डैमेज हुए हैं, आपका हेड इंजरी हुई है तो यहाँ से आपका ये पार्ट डैमेज हुआ है, वो तो अपेरेंट जो आपका इंजरी थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन डीप इनसाइड हमारा ब्रेन का एक रीजन है हिप्पोकैम्पस, जो बेसिकली डील करता है आपकी लर्निंग के साथ, आपकी मेमोरी के साथ। सबसे ज़्यादा डैमेज बीच में ये होता है। अगर यहाँ के नर्व सेल्स डैमेज हो गए हैं और काफ़ी सारी ऐसी प्रोटीन्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल्स के आसपास होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी मिकदार पकड़ लें, उनका न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल हाई हो जाए, इनको पूरे तरीके से फंक्शनिंग का मौका नहीं मिलता। जब आपकी मेमोरी सही तरीके से कंसोलिडेट नहीं हो पा रही है, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा पुअर होती जा रही है, और एकदम से नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इट प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे हमारे यहाँ एक अवेयरनेस प्रॉब्लम जो है उसमें ये है कि एजिंग फैक्टर में ऑटोमेटिक एक बात समझी जाती है कि बुढ़ापा आ रहा है तो भूलेंगे चीज़ें ना, बुढ़ापे के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें लेकिन ये भूलेंगे। होता भी तो है। अब जिनकी एज ज़्यादा होती है वो 80 प्लस या 90 प्लस आप इंडिविजुअल्स में देखिए, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती। इवन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली, एज ज़्यादा है, अब वो चीज़ें बात करते हैं, लोगों को, रिश्तों को पहचानते हैं, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर वो भूल जाते हैं। So it's a process, I think. एजिंग में मेमोरी इशू आता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सबके साथ अल्जाइमर्स dementia है या अल्जाइमर्स है। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखें किसी को अल्जाइमर्स मतलब वो अगर इस कंडीशन से गुजर रहा होगा, इनिशियल क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, वो किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे, और इंडिविजुअल को या पेशेंट को कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है, या आसपास की फैमिली को? अच्छा, ये सबसे ज़्यादा अच्छा, एक तो वो खुद इंडिविजुअल, और अगर उसको भी समटाइम्स नहीं पता चल रहा तो जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो कैच कर सकते हैं। यही चीज़ जिस तरह अभी आपने यहाँ पे एक एग्जांपल दी कि हमारे जब बड़े बूढ़े ख़ानदान में होते हैं, 80s प्लस होते हैं, 90s प्लस होते हैं, वो बहुत अच्छी मेमोरी उनकी नहीं होती है, तो हमने ना इस चीज़ को बहुत एक जनरलाइज कर दिया है कि जो भी बंदा एज कर रहा है वो चीज़ें भूलता जाएगा, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। वी हैव एक्सेप्टेड द पैटर्न ना, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। आप दरमियान में स्टार्टिंग में फील करने लग जाते हैं कि आफ्टर 50s में, आफ्टर 60s में व्हाट कुड बी दी ट्रिगरिंग सिम्टम्स या व्हाट कुड बी द साइंस एंड सिम्टम्स की ये कैच हो सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट अदर्स करेंगे कि अच्छा ये आजकल ज़्यादा नाम भूलने लग गया, या एक पैटर्न है, उठ के खाना बनाना है, या गाड़ी की चाबियाँ कहाँ रखी हैं, वॉलेट किधर है, क्या। स्टार्टिंग में बेसिकली इसी तरह ये होता है कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही होती है, अपनी डेली रूटीन के सब काम कर रहे होते हैं, मगर उन्हें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो वो इंडिविजुअल को खुद फील हो रही होती हैं, वो अपेरेंटली किसी दूसरे तीसरे बंदे को नहीं पता चलेगी अनलेस एंड अनटिल वो खुद बताए। कुछ अर्सा मजीद गुजरेगा, जब वो माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ आने लग जाएंगे तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, वो चीज़ें रख रख के भूलेगा। कोई उसने अपना पैटर्न सेट किया, कोई स्केड्यूल सेट किया, कहीं पे जाना था, किसी की कॉल आनी थी, किसी को बताना था कि अच्छा ये ऐसी चीज़ है, मुझे उसको ये बताना है, और वो काफ़ी एक टाइम पीरियड लेगा सोचने में, या भूल जाएगा बार बार, और वो चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके आसपास के लोगों को समझ आने लग जाएगी कि अच्छा ये ना भूल जाता है चीज़ें। अब उसको आप नॉर्मलाइज ले लो कि अच्छा खैर है, नॉर्मल है, भूल गया, डजंट मैटर, या एज फैक्टर, एज ज़्यादा हो रही है इसलिए अब्बा जी भूल रहे हैं, इसलिए अम्मा जी भूल रही हैं, इसको इतना नॉर्मलाइज मत रखें आप। ठीक है, हर चीज़ बहुत यानी कि अगर आपके पास आसपास कोई शख्स है और वो बार बार भूलने लग गया है और उसको ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, सो आपको इस हवाले से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको इसको अनट्रीटेड या अनडायग्नोज्ड या मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं ना, तो इस हवाले से नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है और उनको पता ही नहीं लग रहा, वो कह रहे हैं अच्छा यार ये एजिंग के साथ होता ही है, भूलने लग गए हैं, कोई मसला नहीं, वो उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, इसका हाई लेवल क्या होता है अगर हम डेंजर्स की बात करें? डेंजरस की मैक्सिमम क्या हो सकता है इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड? मैक्सिमम इंसान सिर्फ एक कमरे में कैद होके भी रह सकता है, क्योंकि उसे बेसिक चीज़ें, अब कुछ चीज़ें ना हमारी इंडिपेंडेंसी में आती हैं। एक पर्सन अगर माइल्ड टू मॉडरेट के साथ भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, साथ वाले लोगों के थ्रू कुछ हेल्प आउट होके, आसपास किसी ने याद करा दिया, कुछ हो गया, चले ठीक है आप भूल गए, आपका ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन स्टिल यू आर इंडिपेंडेंट। जब इसका मज़ीद एक्सट्रीम लेवल आएगा तो यू वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट दो टास्क जो आप नॉर्मल रूटीन में कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो, आप कपड़े चेंज कर रहे हो, आपने जाना था, नहाने जाना था, वॉशरूम जाना था, जो आपके एक डेली लाइफ स्किल टास्क हैं, या आपने जाना था बच्चे को स्कूल से लेकर आना था। जैसे हमारे यहाँ एक नॉर्मल पैटर्न है कि ग्रैंड पेरेंट्स ये रोल कर रहे होते हैं, हमारे दादा अबू ये काम कर रहे होते हैं।
अब इसमें आप बहुत ज़्यादा सोशल विड्रॉल की तरफ आने लग जाते हैं। एक वो पर्सन बार बार सबके दरमियान में जब कोई चीज़ भूल जाता है या खुदा ना खास्ता उनका कोई प्लान ख़राब हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन वुड फील एम्बैरेस, फिर वो चीज़ों से पीछे हटने लग जाता है। ठीक है। या स्पेशली क्योंकि एजिंग फैक्टर के साथ रिलेटेड होता है, आप बहुत सारे और अपने टास्क नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जो बाकी की जनरेशन्स होती हैं वो थोड़ा सा खिंचने लग जाती हैं या थोड़ा सा बैक टू बैक ना आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। उसकी वजह से भी जो बड़े हजरात हैं जो अल्जाइमर्स की तरफ जा रहे होते हैं वो थोड़ा सा और पीछे आने लग जाते हैं। अब इस सिस्टम में डिप्रेशन आ अल्जाइमर्स जाता में है। अगर एक और ये हम चीज़ देखें तो आप फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आप चीज़ें भूलते हैं, लेकिन वापस आपको याद आ जाती है, या आपका 100% मेमोरी लॉस हो जाता है या 90% मेमोरी लॉस? ऑलमोस्ट 80 to 90%, 70 to 90% आपकी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। और उसके बाद अच्छा वो पीछे नहीं आती हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि आप भूल गए थोड़ी देर बाद आपको वो याद आ गई, वो भूल गए हो, वो ख़राब हो गई हैं, उसके बाद आपको दोबारा याद कराया गया, थोड़ी देर के लिए आपको वो याद आएगा, लेकिन उसके बाद आप दोबारा उसको ना डिमिनिश हो लेकिन जाएंगे। देखिए ये होता क्यों है? एक तो आपने कहा हेड इंजरी या ये जेनेटिक्स में, मतलब कुछ लोगों के जीन्स में ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन क्या इसमें अगर हमारा अभी हम आजकल के लाइफस्टाइल की बात करें, वी यूज़ अ लॉट ऑफ गैजेट्स, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर वक्त हम सोशल मीडिया पे होते हैं, सो वो स्क्रीन और आंखों का इस तरह से सो हम कहीं ना कहीं हर वक्त अपने ब्रेन को इंगेज रखते हैं। क्या इसमें लाइफस्टाइल भी मैटर करता है? लैक ऑफ एक्टिविटी, टू मच एक्सपोजर विद द गैजेट्स, या इसके साथ साथ आपकी खुराक अच्छी ना होना? तो अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अल्टीमेटली जब आप एजिंग में आएंगे, वैसे तो मुझे लगता है आजकल एवरेज एज जो पहले 60 इयर्स थी वो मेरे ख्याल में 40-45 तक चली गई हुई है, यानी इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं जस्ट ड्यू टू द लाइफस्टाइल। तो आपको क्या लगता है कि पुअर लाइफस्टाइल लीड्स टू अल्जाइमर अल्टीमेटली इन द लेटर लाइफ? हाँ, पुअर लाइफस्टाइल लीड्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द रिस्क फैक्टर्स फॉर अल्जाइमर्स। सब इंक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर आप में अल्जाइमर्स की प्रीडिस्पोजिशंस हैं और देयर आर एनी चांसेस कि आपको डिमेंशिया की कोई और लर्निंग प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है या टूवर्ड्स अल्जाइमर्स हो सकता है, तो हाँ ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी न्यूट्रिशन मैटर करती है, आप कितने अच्छे वाइटामिन ले रहे हैं, आप में कोई वाइटामिन डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी हैं, आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ कितनी हैं। जैसे आपने बताया कि हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग की एक्टिविटी को बहुत हद तक यूज़ कर रही होती हैं। जितने ज़्यादा आपके नर्व सेल्स एक्टिव होंगे, जितने ज़्यादा वहाँ पे न्यूरो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होंगे, वो सब चीज़ें साथ साथ, क्योंकि डीप इनसाइड ये एक नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। यूजुअली डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है, बट दैट्स टेम्परेरी, आप आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्रूव भी कर जाते हैं, बट देयर आर सम पेशेंट्स जो नहीं इंप्रूव कर पा रहे। अच्छा देखिए, आजकल अगर हम देखें तो डिप्रेशन के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बिकॉज डिप्रेशन इज़ इन द एयर। जितने हम पाकिस्तान के हालात देख लें, हर दूसरा बंदा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, और उसको कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आती। जो लोग अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके भी क्या रिस्क फैक्टर फॉर द अल्जाइमर्स इंक्रीज करते हैं? ठीक है, एक ये भी चीज़ करते हैं। अच्छा, और अल्जाइमर्स के अगर हम पेशेंट टू पेशेंट देखें तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स वेरी भी करते हैं, या सबके साइंस एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट अलाइक होते हैं? मेजर सिम्टम्स सेम है, पर येस टू मच एक्सटेंट हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, तो साइंस एंड सिम्टम्स वहाँ पे वेरी करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल यही आता है कि आप के ना डिप्रेसिव सिम्टम्स थोड़े बढ़ने लग जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, आप सोशल विड्रॉल की तरफ आ जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा, इंसान तब परेशान होता है, वो लोगों को तो अवॉइड कर देगा, लेकिन जब वो अपने बेसिक काम नहीं कर पा रहा होता, जब उसे वहाँ डिस्टर्बेंस आती है कि मैंने क्या करना था या मैंने किधर जाना था और मैं किधर को निकल पड़ा हूँ और मुझे कुछ पता साइंस ने और मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है, बट टिल नाउ वी हैवंट फाउंड एनी सिंगल ट्रीटमेंट 100% जिसको हम कह सकें अल्जाइमर्स का। सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों आज तक इसका कोई ट्रीटमेंट दरियाफ्त नहीं हो सका? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और सिर्फ अल्जाइमर्स नहीं, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हैं जिनका अभी तक कोई 100% क्योर नहीं आया। बट येस फॉर श्योर इतना अच्छा है अभी तक कि आप मैनेज, देयर आर मैनी डिसऑर्डर्स, देयर आर मैनी डिजीज़ जो सिर्फ अभी मैनेजमेंट की तरफ है, आप उन्हें ट्रीट कर सकते हो, आप उन्हें मैनेज कर सकते हो कि वो मज़ीद वर्सन अपना हो, या जो साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने हैं आप उन्हें कितने अच्छे तरीके से केटर करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो प्रॉपर क्योर। अब जैसे अल्जाइमर्स है, तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ बात करें तो आपका बहुत फैक्टर आता है आपके फैमिली मेम्बर्स का, द क्लोज वंस जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके सराउंडिंग में हैं,
आप उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, आप उस पर्सन को साथ साथ समझाते हैं कि दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप फेस करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आ, क्योंकि देखें जब आप अच्छा, बार ठीक बार है, चीज़ें अगर भूलेंगे इरिटेबिलिटी आती है, एग्रेशन आता है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा ना। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट प्लान को अगर हम देखें तो इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? उसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? एक मेडिकल एक्सपर्ट का जो फिजिशियन आपका है उसका क्या रोल होता है? मतलब सब लोगों का इसमें क्या रोल है एंड हाउ डू दे मैनेज द सिम्टम्स ऑफ डिजीज अल्जाइमर? जी, साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो आपको एक पूरा ओवरव्यू देना होता है किसी पेशेंट को या उसकी फैमिली को, ये समझाना कि दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग, ये पीछे नहीं आएगी, दिस विल प्रोग्रेस। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में मैम आप इतना ज़्यादा बेड रिडन हो जाते हैं, बेड सोर्स की तरफ चले जाते हैं, या आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन योर फैमिली मेम्बर्स के, वो फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज़ टू डिस्टर्बिंग फॉर द पेशेंट ऑल्सो। बट ट्रीटमेंट में क्या क्या है? ट्रीटमेंट में आपने पेशेंट को इन्वॉल्व करना है, उसको एक पूरा ओवरव्यू देना है कि ये सब कुछ होगा या ये सब कुछ होता है, अब ये हो गया तो आपने इसके साथ डील किस तरह करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हाउ टू मेंटेन अ डायरी, हाउ टू मेंटेन अ स्केड्यूल, और हर पेशेंट उसको फॉलो नहीं कर पाता। इसमें मेडिकल का क्या रोल है? मेडिकेशंस का वो भी क्विकली बताइएगा, बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम और मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। जी जी ठीक है। अच्छा, फैमिली को भी इसी तरह आप साथ में इन्वॉल्व करके कि आप उनको साथ साथ चीज़ें मैनेज करना, स्केड्यूल करना सारा सिखाएंगे। मेडिकल टर्म्स की बात करें तो मेमोरी और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारी मेडिसिन है, जैसे कुछ रिटालिन वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हमारे पास एड्रल आ जाती है, एक दो और अल्जाइमर्स की बहुत स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं जिससे एटलीस्ट उनके जो सिम्टम्स हैं वो मज़ीद वर्सन अप नहीं होते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा किरदार है और आपका जो फिजिशियन जो आपकी मेडिकेशंस को मैनेज करेगा, बट इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट 100% ट्रीटेबल। ये क्योर नहीं होगा, आपसे इसकी जान नहीं छूटेगी, लेकिन आपने इसके प्रिवेंटिव, ऑब्वियसली हम प्रिवेंशन पर भी थोड़ी बात कर लें, इसमें लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए इन केस इफ़ यू अंडरगो एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद आपने एहतियात कैसे करनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स बता दें ताकि हम बच सकें। ठीक है। इन केस आप का कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हेड इंजरी हो गई है, तो आफ्टर आप जब ठीक हो गए अपनी सारी इंजरी के बाद, आपके सारे टेस्ट क्लियर हो गए हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कुछ अरसे के गैप से 5-6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद एटलीस्ट अपने कुछ एक्सरेज और कुछ स्कैन्स करवाते रहें, जिससे एटलीस्ट आपको ये पता लग जाए कि आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है और जो रीजन्स हैं आपके ब्रेन के, वो सारे अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। दूसरा, कुछ अलग से मेडिकल टेस्ट होते हैं जिससे आपकी जो ब्रेन केमिकल्स हैं उनका लेवल्स पता लग जाते हैं। तो आपको अगर ये पता है कि आपके मेमोरी के साथ जो चीज़ें, आपका हिप्पोकैम्पस है वो सही काम कर रहा है, ब्रेन रीजन सही काम कर रहा है, तो देयर आर लेस चांसेस कि आपको फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, ऑफ कोर्स योर लाइफस्टाइल पैटर्न, आप अपनी स्लीप पैटर्न को अच्छा करें, आप अपनी डाइट को अच्छा करें, मल्टीविटामिन्स लें, आप अपनी कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि देखें अल्टीमेटली कोई भी आपकी डाइट में डेफिशिएंसी आ रही है, दैट विल अफेक्ट योर ब्रेन। वो वन एंड अदर वे किसी तरह करेगा, और सबसे पहले हमेशा जो चीज़ अफेक्ट होती है, दैट इज़ योर मेमोरी, दैट इज़ योर लर्निंग कैपेबिलिटी, दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये चीज़ें इनको फॉलो करना, अगर आप प्रिवेंटिव साइड पर रहना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, साउंड स्लीप आपकी होनी चाहिए, खाली नींद पूरी होनी नहीं चाहिए, मतलब आप डीप स्लीप में जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी और ख़ुराक आपकी अच्छी हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली इन द लेटर लाइफ आपको अल्जाइमर से बचा सकती हैं। सो वन हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बिकॉज जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। सो अभी से ही इख्तियार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अभी बात करने जा रहे हैं। जब हम आजकल हर शख्स के हाथ में फ़ोन की बात करते हैं, सो एवरीबडी हैज़ बिकम सो कॉन्शियस कि उनके अपने हाथ में कौन सा फ़ोन है या किसी दूसरे के हाथ में जिसके साथ वो उठ बैठ रहे हैं, इंटरेक्शन है, उसके हाथ में कौन सा फ़ोन है। हम 4-5 साल पहले देख लें, लोगों को इतना वो क्रेज़ नहीं होता था, लेकिन अभी लोग क्रेज़ी हो चुके हैं ये फ़ोन्स को लेकर। अच्छा, जब हम आईफ़ोन की बात करते हैं, सो पर्सनली वैसे मेरी तो ये ओपिनियन है कि मुझे आईफ़ोन में कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं नज़र आती, लेकिन दुनिया भर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आईफ़ोन का वेट करते हैं हर साल सितंबर-अक्टूबर में जब इसका होता है, और वो फिर अपना अपडेट भी करते हैं, अपग्रेड करते हैं एक्चुअली में फ़ोन को। और लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि अब अच्छा ये फ़ोन आ गया है, ये इसमें फ़ीचर्स हैं, अब हमने ख़ुद को अपग्रेड करना है।
पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम महंगाई की बात करते हैं, बट एवरी अदर पर्सन अगर आप देख लें तो उसके हाथ में आपको आईफोन ज़रूर नज़र आएगा, स्पेशली जब मैं इन टिकटॉकर्स की बात करती हूँ, और उन्हीं की वजह से ये ट्रेंड मेरे ख्याल में वो ज़्यादा रूल हुआ है। सो मेरे ख्याल में जो चीज़ इतनी कॉमन हो जाए और हर एक के हाथ में हो, सो आपके पास कोई मुनफरिद चीज़ होनी चाहिए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। लेकिन आईफोन को लेकर और उसके फीचर्स को लेकर दुनिया भर में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ आने वाले आईफोन के बारे में रिसर्च भी कर रहे होते हैं कि अब क्या फीचर्स हैं जो पिछले सीरीज़ में नहीं थे। एनी हाउ, अभी हम बात करेंगे आईफोन 15 की, कितने सीरीज़ आ रहे हैं और आईफोन 14 से कितना एडवांस से होगा, कीमतों में कितना फ़र्क होगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट राना अरसलान इस वक्त शो में मौजूद है। अरसलान, थैंक यू सो मच, बट आर यू क्रेजी अबाउट आईफोन? आप भी क्या हैं बाकी लोगों की तरह, मेजॉरिटी लोगों की तरह? आई एम ए यूज़र, बट वो कोई क्रेज़ नहीं है इस क्रेज तरह नहीं का। है, हाँ, लेकिन बिकॉज लोग मैं क्यों अच्छे इतना से क्रेजी हैं? एक्चुअली सीन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इट्स ए सिंबल ऑफ स्टेटस, लेकिन वैसे कहीं नहीं है ऐसा। वैसे कहीं नहीं वैसे है। कहीं नहीं है, बिकॉज देखें जहाँ पर भी कोई भी चीज़ इजी टू एक्सेस है उसकी उधर कदर नहीं है, जो चीज़ इजी टू एक्सेस नहीं है किसी जगह पर उसकी बहुत ज़्यादा कदर है। एंड देयर इट्स वेरी इजी टू गेट द एक्सेस। वहाँ पर आपको फ़ोन चाहिए, आप जिस तरह हमारे नेटवर्क्स हैं, मोबिलिंक, यूफोन एट्सेट्रा, आपने उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू प्लेस एन ऑर्डर, $20-30 आपके लगेंगे, फ़ोन आपका घर आ जाएगा। और फिर आपको वहाँ पर ना इंस्टॉलमेंट्स पर भी मिल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली अगर हम पिछले 5-6 सालों की बात करें और जब से ये टिकटॉक परवान चढ़ा और ये टिकटॉकर्स बड़े मशहूर हुए हैं इस तरह, लेकिन मैंने तब से देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, एवरी अदर पर्सन। और मेरे ख्याल में जो लोग अर्निंग नहीं कर रहे, जिनका कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं, उनके पास ज़्यादा आईफोन्स हैं और वो अपने आईफोन ज़्यादा अपग्रेड करते हैं। सो यस, ये एक स्टेटस ऑफ सिंबल बन चुका है, ऑल्दो के होना नहीं चाहिए। आपको अपनी चीज़ में राज़ी रहना चाहिए, आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि यू शुड बी डिफरेंट। आपके पास जो चीज़ है वो फ़र्क होनी चाहिए, ये क्या कि जो आप पकड़े हैं वो दुनिया जहान ने पकड़ा हुआ है। सो एक ये चीज़, बट लोगों के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए या लोगों की क्यूरोसिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, और व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन आईफोन 14 एंड 15, सो क्या फ़र्क होने वाला है जो 14 में फ़ीचर्स नहीं थे और अब 15 में है? Right. So honestly speaking, it's been over 7 years I'm user of these products. लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता there's any giant difference जिसकी वजह से somebody should upgrade from 14 to 15. लेकिन अगर बारीकी में जाएं तो there are differences. तो सबसे पहला तो ये है कि शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है, शेप में थोड़ा सा। शेप में डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। अभी जो शेप है, हाँ, अभी जो शेप है वो थोड़ी कर्व्ड है। इफ़ यू से आई कैन शो यू कि अभी की कैसी है। अभी भी दिखाएं, ठीक है, आप तो, अपने से दिखा दें। हाँ, सो इट्स 14 प्रो मैक्स। यस इट इज़। अच्छा, अभी की जो शेप है इसको अगर आप पकड़ेंगी तो यू विल फील अ वेरी शार्प लाइन हेयर। जो 15 है उसमें ये शार्प लाइन नहीं होएगी, ठीक है, वो हल्का सा बेजल है, बिल्कुल हल्का सा। 11 या एक्स की तरह, एक्स में एक्स तो बिल्कुल गोल था ना, उसकी तरह नहीं है, वो बिल्कुल स्लाइड सा बेजल है। हाँ, स्लाइड सा। एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है जो हर साल ही होता है कि कलर चेंजेस का, जो कलर इस दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए वो पहले कभी नहीं हुए होंगे। सो यू नो दे कीप फॉलोइंग दैट पैटर्न। उसमें क्या है, एक ऑरेंज कलर है एंड देन एक गन ग्रे कलर है, एक ब्लैक तो है लेकिन उसके साथ एक गन ग्रे भी है। अच्छा, काइंड ऑफ ए ग्रेफाइट टाइप का ना। सही सही, लेकिन ग्रेफाइट से थोड़ा लाइट है। सही। तो एक ये डिफरेंस है। उसके अलावा जिस तरह सैमसंग के फ़ोन्स में आया था, आपने अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, वो बंदा फ़ोन अपना लेके इस तरह जूम इन करता है और वो मून नज़र आ रहा होता है। तो यू नो दैट्स एक्सेसिव जूम पावर। वो है, सैमसंग जितनी नहीं है लेकिन आईफोन के पहले जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जूम की पावर इसी में होएगी। उसके अलावा प्रोसेसर का हमेशा की तरह डिफरेंस है। इस एप्पल के प्रोसेसर भी खुद के ही हैं, सो यू कैंट रियली फाइंड ए ह्यूज डिफरेंस जब आप अपग्रेड करते हो। और अगर हम इंटरनल फीचर्स की बात करें तो आप एक्सटर्नल, आपने काफ़ी बताया ना इंटरनल फीचर्स कि अच्छा ये कैमरा इस तरह से पहले था, इतने मेगापिक्सल्स था, अब इतने मेगापिक्सल्स होगा। तो इस हवाले से एडवांसमेंट हम क्या देखें? अच्छा, वीडियो क्वालिटी इतनी थी, अब ये इतने हाई रेजोल्यूशंस पर चला गया है। ऑडियो क्वालिटी ऐसी थी, अब ये मजीद यहाँ पर कहाँ पर बेहतरी आ रही है? यहाँ पर सिर्फ कैमरा में आई है एज ऑलवेज, ठीक है, उसके अलावा नहीं आई कोई। पहले इट वाज लेस देन 48, नाउ इट इज़ 48 मेगापिक्सल्स। एक ये चेंज है कैमरा का।
दूसरा चेंज ये होएगा कि वही जूम करने वाला, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पावर टू जूम इन। तो बस ये मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, स्पीकर, अच्छा कितनी माइक्रोफोन। सीरीज आ रही हैं, यानी जिस तरह हम देखते हैं 14 आया तो 14 प्रो मैक्स, 14 मैक्स, 14 सिंपल वाला, फिर एक छोटे वाला भी वो आता है। सो ये इस very हवाले से confusing, 15 में कितने एडिशंस आ रहे हैं? सेम है, 15 है, 15 प्रो है, देन 15 ऐसा एक 15 प्लस, एक 15 प्रो, एक 15 प्रो मैक्स। तो ये 4 आ रहे हैं। अच्छा चार। इनके आपस में क्या फ़र्क होता है? तो चलिए हम आईफोन 14 से या पिछले वालों से तो नहीं कंपेयर करते, आपस में क्या फ़र्क है? इनका आपस में फ़र्क ये होता है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। आपस में इनका फ़र्क ये होता है कि पिछले साल उन्होंने प्रो मैक्स मॉडल के अंदर जो प्रोसेसर लगाया था वो टॉप ऑफ द लाइन था पिछले साल का। अभी वो उसी प्रोसेस को उठाएंगे 15 के सबसे नीचे वाले मॉडल में लगा देंगे, और जो 15 का टॉप ऑफ द लाइन होगा उसका अपग्रेड कर देंगे। नहीं समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। सही। तो अभी इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है दैट्स A17, ठीक है। सॉरी 16 बायोनिक एप्पल का ही है। अब इसके अंदर जो लगा हुआ है वो कौन सा है? ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। अब इसका ये 14 प्रो मैक्स है, अगर आप 14 प्रो लेंगी उसमें 17 इससे कम होगा, इससे कम है उसका प्रोसेसर, वी कैन से 1 ईयर ओल्ड है। अब ये टॉप ऑफ द लाइन है अभी तक का, जैसे ही 12 सितंबर को न्यू लॉन्च होएगा तो ये वाला प्रोसेस उसके सबसे छोटे वेरिएंट में चला जाएगा। अच्छा। और वहाँ पर अपग्रेड होता चला जाएगा। सो जो आपका लास्ट, अगर हम 14 के प्रो मैक्स के प्रोसेसर की बात करें, सो ये फीचर्स जो हैं हम 15 में देखने लग जाएंगे, और 15 प्रो मैक्स बहुत एडवांस हो जाएगा। इसका जो इस वक्त प्रोसेसर है ये 1 साल पहले इट वाज टॉप ऑफ द लाइन, जैसे ही ये न्यू 15 आएगा तो ये वाला बेसिक बन जाएगा। ठीक है। हाँ, ये जो सबसे छोटा मॉडल होएगा ना उसमें ये लगेंगे, दोनों में ये लगेंगे। अच्छा, फिर जो छोटे मॉडल्स हैं उनकी किट एंड रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर प्रीटी मच सेम, उसमें सिर्फ साइज का डिफरेंस है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। अच्छा साइज में कितना फ़र्क आ रहा है? क्योंकि हमने देखा पहले आईफोन बड़े कॉम्पैक्ट साइजेस के होते थे, लेकिन ये जब से 13 और 12 आए सो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने साइज इंक्रीज करना शुरू कर दिए। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ 15 एंड द 15 सीरीज? अब मेरे पास एक डमी आई थी, उस डमी को मैंने इसी के पाउच में रख के चेक किया था, तो वो डमी इस पाउच के अंदर फिट नहीं हो रही थी। अच्छा। और वो डमी दैट वाज डिटो कॉपी ऑफ 15 दैट्स कमिंग अप, वो इसमें फिट नहीं हो रही थी। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अ वेरी मिलीमीटर का फ़र्क है, कुड बी लाइक 1 मिलीमीटर और समथिंग, इतना को फ़र्क है लेंथ में। हैव यू नोटिस्ड कि अब लोग जो है ना वो ऐसे फ़ोन्स पसंद करते हैं जो हाथ में पकड़े हो तो पता लगे, उनकी स्क्रीन मतलब इतना अच्छा उनका डिस्प्ले हो कि अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं। मुझे खुद भी पर्सनली बड़ी स्क्रीन्स वाले फ़ोन्स इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने उसमें यूट्यूब देखना होता है, मैंने उसी में नेटफ्लिक्स देखना होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लैपटॉप या अपनी नोटबुक को ऑन करूं और फिर वहाँ पर देखूं। सो मुझे भी पसंद है, और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनका ये शौक़ होता है कि हमारे पास ऐसे फ़ोन्स हो जिनका डिस्प्ले ह्यूज हो। सो लोगों का रुझान भी बदला है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो 15 है इसमें स्लाइट डिफरेंस होगा, थोड़ा सा, वेरी स्लाइट लेंथ का भी, प्लस ये अभी का जो होएगा वो स्लिम भी होएगा थोड़ा अच्छा, सा। ये स्लिम भी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, वेरी नैनो स्लिम। अच्छा। मतलब अगर आप आंखें बंद करके दोनों को टच करेंगी देन यू विल बी एबल टू फाइंड दिस डिफरेंस, आपको वैसे नहीं महसूस होएगा। एक और इसमें डिफरेंस आएगा विच कुड बी ए रियली गुड अपडेट, वो ये है कि इसका लाइट वेट होएगा। अच्छा, ये लाइट हाँ, ये लाइट वेट होएगा। अच्छा, हम देखते हैं बहुत से फ़ोन्स आजकल ऐसे आ चुके हुए हैं मार्केट में जो वाटर प्रूफ होते हैं। आईफोन ऐसे तजर्बे शायद नहीं करता, राइट? वो क्लेम या नहीं शायद करता, वो इतने अच्छे successful तरीके नहीं से वो होते। क्लेम नहीं करता कि जी सोनी के एक टाइम आया था, बहुत फोन्स आए थे जो वाटर प्रूफ थे। Waterproof हालांकि वाटर प्रूफ होने के बावजूद मेरे जैसे बंदे का बिल्कुल हौसला ना पड़े कि आप उसको चेक भी करें, लेकिन है ये भी वाटरप्रूफ बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू टेस्ट। और मुझे इसका कैसे पता है कि ये मेरा एक दफ़ा पूल में गिरा था और मेरे पास इसी का लैपटॉप था, उसके ऊपर पूरा चाय का मग गिरा था, तो कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उससे आई डू बिलीव। और ये जो आपका जो पूल में आप का फ़ोन गिरा था वो भी बच गया? बच गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपने इसको टेस्ट नहीं करना, अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर कुछ हो जाता है नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये तो आपने बता दिया ना इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स में, सो मेरे ख्याल में बेसिकली प्रोसेसर का ही फ़र्क आएगा या स्लाइड सा कैमरा, अदरवाइज मोर और लेस सेम होंगे। अच्छा, प्राइस की अगर हम बात करें
तो पाकिस्तान में प्राइस क्या होगी? डॉलर तो बहुत ऊपर जा रहा है बट स्टिल क्या प्राइस होगी 15 की? हमें ज़्यादा डिफरेंस महसूस होता है प्राइस का। उसकी रीज़न ये है कि हमें डॉलर में बाय करना पड़ता है। सुनाओ, सबसे पहले हमें 1300 का ये बाय करना पड़ता है, फिर हमें यहाँ का टैक्स पे करना पड़ता है, फिर हमें कोरियर के पैसे पे करने। थिंक लाइक ए सेलर, आप बेच रही हैं आईफोन, तो आप पहले 1300 का वहाँ से ख़रीदेंगी, फिर आप यहाँ शिप कराएंगी, फिर यहाँ पे टैक्सेस आप भरेंगी, फिर यूज़र के हाथे जाएगा, फिर वो पीटीए उसका भरेगा। सो यू नो देयर हाँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान फोर में इसकी एक्सपेंसेस। क्या प्राइस होगी? किस प्राइस पर हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली? अभी तो आप टेंटेटिवली बता सकते अगर हैं हम ना, बट कम से कम बताएं तो प्रो मैक्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो 6 लाख तक का आएगा। 6 लाख ये रुपए कम से तक कम। का? कम से कम हाँ, ये कम से कम। 6 लाख रुपीस। ओपन मार्केट में डॉलर अभी 325 का ट्रेड हो रहा है, 325 रुपये का, बट गूगल का रेट तो 302 है। दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस, यू नो। अच्छा, उसके बाद ये कम से कम है, इट कैन गो बियॉन्ड 800,000। अच्छा, ठीक है। There's a और possibility. जो आईफोन 14 है उसकी प्राइस कितनी गिरेगी या नहीं गिरेगी? वो उतना ही रहेगा? उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं होएगी, लेकिन जिस बंदे ने पहले बाय किया हुआ है साल पहले, उसको कोई लॉस नहीं होने वाला। आई डू फील सो। अगर हुआ अच्छा, भी ये तो मैंने ना 50 काफ़ी 2000 अरसे का। से ये देखा है, पिछले 2-3 सालों से, स्पेशली जब मुझे 13 के बाद मैंने इसको नोट करना शुरू किया कि अब क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग इसको जब ख़रीदते हैं तो उनको लगता है कि आईफोन भी ख़रीद के ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। क्योंकि अगर अभी आपने मतलब पिछले साल अगर आपने लेट्स सपोज आईफोन 14 प्रो मैक्स 4.5 लाख का भी ख़रीदा था, सो वो अगर आप अभी भी बेचेंगे तो उतने का ही बिकेगा, क्योंकि आने वाला आईफोन जिस तरह आप भी कह रहे हैं 15 ही 6 लाख से स्टार्ट हो रहा है। सो लोग अब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ही है? लोग इसमें स्पेशली तो मतलब खासी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करते, लेकिन वो जब बेचने जाते हैं तो वो सोचते हैं अच्छा मैंने 3 लाख का लिया था, मेरा 3,10,000 का जा रहा है, मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आई गॉट टू सेल इट राइट अवे। लेकिन दे डोंट रियली थिंक अबाउट दिस। द पॉइंट इज़ कि लॉन्ग रन में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। अब फ़र्ज़ करें मैंने अगर 4 लाख का लिया था, 4.5 लाख का, तो मैंने जब लिया था उस वक्त डॉलर कोई 230-40 का था, आज 325 का है। तो 4 का अगर मैंने तब लिया था, आज अगर मैं 4.20 का भी बेचता हूँ, आई एम स्टिल इन लॉस। आप उसकी डॉलर के साथ कन्वर्जन करेंगे तो देन यू विल एबल टू स्पॉट द डिफरेंस। इसकी मैं आपको बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूँ, गाड़ियाँ। तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि यार गाड़ियाँ महंगी होगी, मुझे इतने का फ़ायदा हो गया, इतने का हो गया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो जब आपने ली तब रुपए की कदर क्या The थी, डॉलर number- कितने का था? दिस मैटर्स अ लॉट। द नंबर ऑफ द अमाउंट इज़ हायर बट द वैल्यू इज़ द सेम। उसकी जो मतलब अगर उसने 20 लाख की गाड़ी ली थी और अभी उसकी 30 की बिक रही है, और अब वो 30 की कदर 20 के और अगर बराबर आप की ये है। देखें, अगर आप लेट्स सपोज आपने कोई 20 लाख की गाड़ी ली सेकंड हैंड यूज्ड लास्ट ईयर, अभी वो 22-23 या 25 लाख की भी अगर आपकी फ़रोख्त हो रही है लेट्स सपोज, सो होगा क्या कि आपको 25 लाख में वैसी गाड़ी या उससे बेहतर गाड़ी नहीं मिलेगी कभी नहीं आपके लिए। मिलेगी। वो तो आपको लग रहा है कि आपकी अपनी साइकी है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको आगे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, आपको उतने में चीज़ ही नहीं मिल रही, नहीं तो मिली। फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सो आजकल के जो हम हालात है ना, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप डॉलर्स में अर्न करें, बिल्कुल ऐसा, अदरवाइज़ हाँ। बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी करेंसी में सर्वाइव करना अगर आपकी अर्निंग है तो बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि एक वो वक्त था कि लोग इतना आईफोन, अभी ये स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन क्या ये महंगाई इसको अफेक्ट करेगी? नहीं, नॉट रियली। बिकॉज देखें, ये सिर्फ चीज़ यहाँ पर मैटर करती है, ये हमारे कल्चर में सिर्फ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर तो इट्स बीन काइंड ऑफ ए ज्वेलरी। इट इज़ लेकिन एक मैंने और चीज़ नोट की है, मेरे बहुत से जानने वाले दुबई में रहते हैं, व्हाट दे डू इज़ कि वो आते हैं वहाँ से 2-2 3-3 आईफोन्स ले आते हैं, यहाँ पर आकर बेच देते हैं। उनको ये होता है कि हमें इसमें फ़ायदा होगा, कम अज़ कम भी एक आईफोन के पीछे हमें 50-40,000 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। इज़ इट सो? इट इज़। वो करते क्या है कि वो पिन पैक नहीं लेके आते। अगर पिन पैक आपने लेके आना, आप एक आध ले आओ, अगर कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया तो आप उसे कह दो कि यू नो आई एम गेटिंग अ गिफ्ट फॉर सम फैमिली मेम्बर, लेकिन स्टिल इट्स इलीगल। इलीगल किस वे में है कि अगर आप वहाँ से लेके आएँ और इस माइंडसेट से कि जी मैं इसको सेल करूँगा, इट्स इलीगल बिकॉज आप उस पर लेकिन अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए ला रहे हैं तब तो ठीक है ना, वो डब्बा पैक भी ला रहे दैट हैं। इज़ टोटली फाइन। बट लोग करते क्या हैं, अच्छा लोग बड़े बड़े अजीब काम करते हैं। लोग अब बाहर यूएस में या किसी भी यूरोपियन इंग्लिश कंट्री में, वहाँ पर जो भी कोई महंगा प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर एक इंश्योरेंस होती है। तो लोग वहाँ से फ़ोन लेते हैं, इधर बेच देते हैं और क्लेम कर देते हैं मेरा फ़ोन गुम गया।
ये काम उधर होता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द गल्फ़, तो गल्फ़ में वो क्या करते हैं कि वहाँ से फ़ोन वो पिन पैक लेंगे, दे विल ओपन अप द सील, कीप द फ़ोन इन पॉकेट और इधर ले आएंगे। जैसे ही फ़ोन इधर आएगा वो दोबारा डब्बी में पैक होएगा एंड देन इस तरह से करते हैं। तो पाकिस्तानी जुगाड़ू बहुत हैं, जुगाड़ लगाते हैं और इस तरीके से कमाते हैं कि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमने अपने आप को पॉलिश कैसे करना है, अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है, हम सोचते हैं 2 नंबरी कैसे करनी है, हमारा दिमाग उस पर ज़्यादा चल रहा होता है। इसमें मैंने सॉरी मैं भूल गया था, एक और मैं आपको बताता चलूँ। इसमें अभी जो एक और चेंज आ रहा है, विच इज़ आई थिंक दिस वन इज़ अ गुड चेंज, वो ये है कि पहले तो आईफोन ने अपना ही जैक बनाया हुआ था, यू नो, द चार्जिंग पोर्ट, अभी वो सी टाइप आया करेगा। ओह वंडरफुल। एंड इंटरेस्टिंगली आई थिंक इट्स अ वेरी गर्लिश थिंग, लड़कियों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी कि जिस कलर का फ़ोन लेंगी उसी कलर की आपको सी टाइप केबल मिलेगी। अच्छा ठीक है, हाँ ये लड़कियां ज़्यादा इस हवाले से कॉन्शियस। So if you get a orange one, you'll get an orange cable. If you get a, you know, like blue one, you'll get the तो same वो आपको tone. वैसे ही उसका वो केबल भी मिल मिलेगा, होगा। right. थैंक यू सो मच अरसलान, आपने बड़े अच्छे तरीके से आईफोन के जो फीचर्स हैं, आईफोन 15 उसकी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हमारे साथ शेयर किए। व्यूअर्स इसी के साथ ही अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, जितनी महंगाई है मत ख़रीदें आईफोन, मत इस पर इन्वेस्ट करें, अपना मुस्तकबिल सिक्योर करें, अपनी अर्निंग बढ़ाने पर फोकस करें और जो फ़ोन है उसी में राज़ी रहें। बिकॉज़ अगर आप अफोर्ड भी करें, लेकिन आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, सो ख्याल करें। मतलब योरसेल्फ, जो आपके अगर आपके पास पैसे हैं, जो आपने माइंड सेट बनाया कि जी मैं फ़ोन लूँगा, इट्स बेटर टू स्पेंड दैट मनी कहीं इन्वेस्ट करें या कुछ ना कुछ टू लर्न समथिंग। आप उससे कुछ ना कुछ ऐसा सीख लो जिससे यू आर एबल टू अर्न इन डॉलर्स एंड देन यू कैन वर्क एंड मेक बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।